सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे। बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाने वाले ऋतिक रोशन आज एक अनस्टॉपेबल डाउनफॉल से गुजर रहे हैं। I don't think I'm a good actor. My process makes things very easy. पिछले 5 साल में ऋतिक रोशन की अगर फिल्में देखें तो लास्ट उनकी जो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी वो थी गांधी जयंती पे हिंसा का पाठ पढ़ाने वाली वॉर, जिसने इंडिया नेट में बॉक्स ऑफिस पे 318.01 करोड़ का नंबर पोस्ट किया था। विक्रम वेदा के पिटने के बाद ऋतिक ने खुद कहा था कि आई विल थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सच रोल्स। और जब पठान वाली एक्सपेक्टेशंस लेकर फाइटर बनाई गई, जिसे अगेन सिड आनंद ने ही डायरेक्ट किया, जिन्होंने एसआरके के पठान और ऋतिक के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म मेरा मतलब वॉर 2 को डायरेक्ट किया था, तो डिस्पाइट मैसिव बजट ऑफ अराउंड 250 करोड़ ये भी बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज फिल्म साबित होती है। और अब वॉर 2, जिसे 2025 की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म बताया जा रहा था, जिस फ्रेंचाइज को स्पाई यूनिवर्स का बैकबोन माना जा रहा था, मिक्स्ड रिव्यूज के बीच ये फिल्म भी फंस के रह जाती है। और अब ऑडियंस और क्रिटिक्स की तो बात छोड़ो, पठान मूवी के असिस्टेंट डायरेक्टर राजीव असर ने वॉर 2 को स्पाई यूनिवर्स की अब तक की सबसे कमजोर फिल्म बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम द डाउनफॉल ऑफ ग्रीक गॉड ऑफ इंडियन सिनेमा यानी कि ऋतिक रोशन पे बात करेंगे, जिनके रिज्यूमे में हर वो स्किल प्रेजेंट है जो कि एक सुपरस्टार में होनी चाहिए। फिर भी ऐसा क्या रीजन है कि पिछले 5 साल में ऋतिक जैसा एक मल्टी टैलेंटेड ग्राउंडेड बंदा ब्लॉकबस्टर तो छोड़ो, एक हिट देने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन एज वेल एज हम ऋतिक की उन 7 अपकमिंग मूवीज पे भी बात करेंगे जो फिर से उन्हें बॉक्स ऑफिस का अनक्राउंड किंग बनाने वाली है। तो जहां आज नए नए एक्टर्स लाइक कार्तिक, विकी, रणवीर एक्सेट्रा, BB3, छावा, पद्मावत, सिम्बा, ब्रह्मास्त्र, एनिमल इस तरह की 500 to 900 करोड़ वाली फिल्म देके बैठे हैं, लेकिन फिर भी स्टारडम में अगर ऋतिक मुन्ना भैया है तो ये साढ़े लॉर्डू ललित, क्योंकि अनलाइक अदर नेपोकिड्स ऋतिक को कुछ भी थाली में सजा के नहीं मिला। इसलिए एक्टिंग करना हो, वन ऑफ द फाइनेस्ट डांसर हो, या फिर एक्शन करके हड्डी तोड़वाना, ऋतिक रोशन ने हमेशा हर काम में अपना बेस्ट दिया। डिसिप्लिन को अपने लाइफ में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी। It's the discipline that you have to be in practice of. Discipline says, I don't care whether you're feel like doing it or not. You just have to do it because that's what you have decided. तो सबसे पहले हम ऋतिक के राइज पे बात करेंगे, देन डाउनफॉल, देन उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे। तो शाहरुख, सलमान, गोविंदा तीनों का कॉम्बो पैक लेकर आने वाले सुपरस्टार ऋतिक रोशन एके ग्रीक गॉड एक काफी फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं, जहां इनके ग्रैंडपा रोशन लाल नागरनाथ एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो वही इनके नानू जी ओम प्रकाश एक वेल नोन राइटर, और इनके बाबूजी राकेश रोशन को तो आप जानते ही होंगे। लेकिन जब ऋतिक पैदा हुए तो उनके पापा एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर थे और एक्टर भी, और उनकी सारी फिल्में धड़ाधड़ पिट रही थी। 1980 में आई दीवानी भी बॉक्स ऑफिस पे जब फ्लॉप की भीड़ चढ़ जाती है तो उनके पास किराया चुकाने के भी पैसे नहीं होते हैं, इसलिए लैंडलॉर्ड उन्हें घर से भी निकाल देती है। और 8-9 इयर्स के ऋतिक को 6 महीने से ज्यादा अपने नानू के यहाँ पे रहना पड़ता है। एज अ चाइल्डहुड आर्टिस्ट वो काफी सारी फिल्में करने के बाद ऋतिक ने डिसाइड किया कि डायरेक्टर का बेटा डायरेक्टर नहीं बल्कि एक्टर बनेगा। और जब उन्होंने ये बात अपने पापा को बताई तो उन्होंने इससे साफ साफ इनकार कर दिया। मेरे घर पे the moment my dad got to know that I'm considering being an actor, he was against it completely. Oh. Yeah, he was against it. He says, you don't know the life of actors. Every Friday it will change. It's too up down. You need something Chaotic. कुछ stability बहुत important है. So you have to do something that is stable first. Then you do this as a hobby. And it's not like that कि बस उनके फादर उनके अगेंस्ट है, बल्कि जब उन्होंने अपने दोस्तों को भी ये बात बताई तो उन्होंने भी ऋतिक का मजाक उड़ाया और कहा कि तू और हीरो एक डायलॉग तो तू ठीक से बोल नहीं पाता, बार बार तेरी डीवीडी अटक जाती है, इतने लंबे लंबे डायलॉग्स तू कैसे बोलेगा। ऋतिक ने खुद बताया कि उन्हें भी उनके बचपन में चाइल्ड बुली फेस करना पड़ता था बिकॉज ऑफ हिज 6 फिंगर्स एंड स्टैमरिंग। अपने स्टैमरिंग यानी कि हगलाने की वजह से वो अपने ओरल एग्जाम्स तक कई बार स्किप कर दिया करते थे। So when I used to say that I want to be an actor, and I used to go, And people would laugh. देखो oral test होते थे स्कूल में कभी? I used to bunk school. I used to get fever. I used to get fever. I used to break my hand. I used to get a sprain. I used to get a stomach ache. ग्रेजुएशन के बाद ऋतिक 1987 से 1997 तक लगभग 10 साल तक अपने पापा के कहने पर एज असिस्टेंट डायरेक्टर खुदगर्ज, किंग, अंकल, करण अर्जुन जैसी काफी सारी फिल्मों को डायरेक्ट करते हैं। और यही वो फिल्में होती हैं जिनके डायलॉग्स की प्रैक्टिस ऋतिक अकेले में किया करते हैं और एक ही डायलॉग को वो कई बार बोलते। इवन ऋतिक ने खुद बताया था कि इनिशियली अपने पापा को सेट पर झाड़ू लगाते हुए देख ही वाज स्टन्ड, और वो अपने पापा को इतना ज्यादा हार्डवर्क करते हुए देखकर कहीं ना कहीं डर जाते हैं और घर जाकर अपनी माँ से भी कहते हैं कि मेरे से ये काम शायद नहीं हो पाएगा। Not as an assistant, मैं ऐसे आई जस्ट वेंट टू द सेट, और मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरे फादर जमीन पे थे विद अ ब्रूम इन हिज हैंड और झाड़ू मार रहे थे।
मैं घर वापस आया एंड आई टोल्ड माय मॉम दैट आई डोंट वांट टू गो बैक टू द सेट, आई डोंट वांट टू डू दिस इन माय लाइफ, आई वांट टू डू समथिंग एल्स। लेकिन 1994 ही वो टाइम होता है जब 20 साल के ऋतिक को डॉक्टर्स बोल देते हैं कि बेटा तुमको कुरकुरे वाली बीमारी यानी कि स्कोलियोसिस है, जिसकी वजह से तुम्हारी स्पाइन धीरे धीरे टेढ़ी हो जाएगी और डांस वांस के बारे में तो सोचना भी मत। लेकिन अगर ऋतिक ने उस दिन डॉक्टर्स की बात मान ली होती तो वो एक ऑर्डिनरी इंसान होते, ना कि एक सुपरस्टार। लेकिन फिर आता है ईयर 2000 जब राकेश रोशन फिल्म कहो ना प्यार है पे काम कर रहे होते हैं और इस फिल्म के स्क्रिप्ट को लेकर वो एसआरके के पास जाते हैं। लेकिन सुपरस्टार एसआरके को फिल्म की स्क्रिप्ट कुछ जमती नहीं और वो ऑलरेडी फिर दिल हिंदुस्तानी, मोहब्बतें, जोश जैसे काफी सारे प्रोजेक्ट्स में बिजी होते हैं। तो फिर आखिरकार राकेश रोशन ऋतिक से कहते हैं कि बेटा अब समय आ ही गया है कि माहिष्मती का साम्राज्य अब तुम ही संभालो। और जब फिल्म आती है तो अनएक्सपेक्टेडली 10 करोड़ की ये फिल्म बजट से 8 टाइम्स ज्यादा यानी 80 करोड़ का कलेक्शन करती है। और जहां राकेश रोशन को पहली बार इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर मिलता है तो ऋतिक आज तक के इकलौते ऐसे एक्टर बन जाते हैं जिनकी डेब्यू फिल्म के लिए ही उन्हें फिल्म फेयर पर बेस्ट डेब्यू से लेकर फिल्म फेयर अवार्ड पर बेस्ट एक्टर भी मिलता है, जो कि आज तक किसी भी दूसरे एक्टर को नहीं मिला है। पहली ही फिल्म से इस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता के बाद भी ऋतिक के अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं आता, जिस वजह से आज भी उनके सपोर्टिंग एक्टर्स आज भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते। I was playing her father. तो महबूब स्टूडियो में सेट लगा हुआ था, तो सुबह जो शिफ्ट है वो 9 बजे की शिफ्ट होती थी, तो हम लोग 9:15 बजे पहुंच जाते थे, ऋतिक भी पहुंच जाता था। एक दिन क्या हुआ कि हम 9 नहीं बजे थे, 9 बजने में 5 मिनट रह गए थे, तो ऋतिक का फोन आया विक्रम को कि विक्रम सर मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा 5-10 मिनट, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक जैम बहुत है। इतना बड़ा हीरो हुआ, कोई मिल गया, हिट हो चुकी, वो अपने डायरेक्टर को फोन करके बोलता है कि मैं 5-10 मिनट लेट हो जाऊंगा। दैट शोज हिज क्लास। और धीरे धीरे लड़कियों के बीच ऋतिक का स्टारडम इतना बढ़ जाता है कि उन्हें 30,000 प्रपोजल्स आते हैं। तो वैलेंटाइन डे पे आपको 30,000 से भी ज्यादा लड़कियों ने शादी के लिए प्रपोज किया था। टू बी फ्रैंक, हाँ सर, हाथ मिला लो एक बार। अब देखो ऋतिक ने अपने पूरे करियर में सिर्फ मसाला फिल्में नहीं करी, हमेशा से कुछ अलग करने की कोशिश की और वो हमेशा खुद को नए चैलेंज देते रहे। फिर चाहे वो कोई मिल गया का एक डिसेबल्ड बच्चे का कैरेक्टर हो जिसे बुली फेस करना पड़ता है, या फिर अपने करियर के पीक पे एक ऐसा रोल चूज करना जो कोई सुपरस्टार तो छोड़ो नया एक्टर भी नहीं करना चाहेगा। अरे मैं गुजारिश की बात कर रहा हूँ जिसमें ऋतिक एक क्वाड्रिप्लेजिक इंसान के कैरेक्टर में दिखे थे, मतलब एक ऐसा इंसान जिसका पूरा बॉडी पैरालाइज्ड हो। लाइफ बहुत छोटी है दोस्तों, पर दिल से जियो तो बहुत है। सो गो ऑन, ब्रेक द रूल्स, forgive quickly, love truly, and never regret anything that made you smile. जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो काबिल में एक अंधे कैरेक्टर में उन्होंने इस परफेक्शन से प्ले किया कि कोई दूसरा एक्टर शायद ही कर पाता। हर खुदकुशी करने वाले का कातिल जरूर होता है सर। मेरी सो कमजोर नहीं थी सर, वो ये भी समझ गई थी कि हमारी दुनिया से ज्यादा अंधेरा तो आपके लॉ एंड ऑर्डर में, और वो इस सच के साथ जी भी लेती, मगर दूसरी बार के बाद टूट गई। इसके अलावा हिस्टोरिकल मूवीज लाइक जोधा अकबर करना हो या फिर एक बिहार के मैथमेटिशियन आनंद कुमार का चैलेंजिंग कैरेक्टर जो अपने ही जैसे अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ के उन्हें फ्री में पढ़ाना शुरू कर देता है, या फिर धूम 2 एंड बैंग बैंग जैसी फिल्मों में ऐसे ऐसे डांस मूव्स करना जो शायद ही कोई दूसरा एक्टर आज भी कर पाए, खासकर तब जब डॉक्टर ने आपको डांस करने से साफ साफ मना किया हो। You know, I have a bit of a problem. I have a hole in my brain right now. So the doctors have asked me not to jump, but I still can do this. Genres like rom-com, ड्रामा, sci-fi, सुपर हीरो, एक्शन थ्रिलर, बायोग्राफी, ऋतिक के एंटायर करियर में आपको सब कुछ देखने को मिलता है। तो इसीलिए अब बात करते हैं कि ऋतिक ने ऐसी क्या मिस्टेक्स की जिसकी वजह से वो एक भी 500 करोड़ वाली फिल्म भी नहीं दे और पिछले 5 साल में वो एक भी हिट डिलीवर नहीं कर पाए। तो 2000 के दौर में एक ऐसा समय भी आता है जब ऋतिक रोशन को एसआरके सलमान आमिर से भी ऊपर माना जाने लगा था, और जब भी बात होती थी कि कौन सा ऐसा स्टार है जो इंडियन सिनेमा को हॉलीवुड लेवल पे प्रेजेंट कर सकता है तो ऋतिक रोशन का नाम सबसे पहले आता था। और जहां आज नेपो किड्स कौन सी फिल्म से डेब्यू करते हैं और वो कब आकर चली जाती है किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज भी सलमान, एसआरके, आमिर के बाद जब भी सुपरस्टार्स की बात होती है तो ऋतिक का नाम सबसे पहले आता है। I'm not a star. I am a human being who is an actor. लेकिन जैसा कि आमिर खान ने कहा था कि एक सुपरस्टार के स्टारडम को ऑलवेज उसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स के बेसिस पे जज किया जाता है, लेकिन जहां सलमान खान ने अपने पूरे करियर में 5+500 करोड़ वाली फिल्में दी लाइक बजरंगी भाईजान, सुल्तान, टाइगर जिंदा है, भारत, प्रेम रतन धन पायो, दबंग एक्सेट्रा, वहीं एसआरके की जवान पठान ने 1000 करोड़ का कलेक्शन किया। आमिर खान की बात करें तो उनकी 4 फिल्मों ने 500 करोड़ क्लब में एंट्री ली, और सिर्फ एंट्री ही नहीं ली बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे चैंपियन बन के इंडिया के आज तक के सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म दंगल भी थी जिसने सीधा 1968 करोड़ का कलेक्शन किया। लेकिन ऋतिक रोशन अपने पूरे करियर में एक भी 500 करोड़ की फिल्म नहीं दे पाए, और वॉर एंड सुपर 30 की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के बाद ऋतिक जहां काफी पॉपुलर हो चुके थे, हर जगह उन्हीं की बातें हो रही थी, तो इस टाइम पे ऋतिक अगर इस पोटेंशियल को समझकर कुछ उसी तरह की फिल्में लाते तो वो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ फोड़ के रख देते। लेकिन 2019 में 2 ब्लॉकबस्टर देने के बाद ऋतिक ने 3 साल का लंबा ब्रेक लिया और उसके बाद वो एक रीमेक फिल्म लेकर आए विक्रम बेदा।
ऋतिक को भरोसा था कि सुपर 30 में उनके बिहारी एक्सेंट को लोगों ने एक्सेप्ट किया है तो विक्रम बेदा में भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन हो जाता है इसका बिल्कुल ही उल्टा और विक्रम बेदा बुरी तरह से पिट जाती है क्योंकि ओरिजिनल वाली ऑलरेडी यूट्यूब पे फ्री में प्रेजेंट होती है। नो डाउट कि ऋतिक ने इस फिल्म में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया होता है, लेकिन सेतुपति ने जो काम ओरिजिनल में किया होता है उसे बीट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इससे होता यह है कि ऋतिक की फिल्मों के लिए हाइप धीरे धीरे मरने लगती है और ऋतिक के फैंस भी कहीं ना कहीं शिफ्ट होने लग जाते हैं नए स्टार्स के ऊपर। और इस टाइम पर बॉलीवुड में नए स्टार्स के जैसे बाढ़ सी आ जाती है, जैसे कि विकी कौशल जो 2019 से अब तक डिफरेंट जॉनर्स की फिल्मों के हर ग्राउंड में हर बॉल पर छक्का मारते दिखते हैं, जैसे कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जरा हट के जरा बच के, सैम बहादुर, बैड न्यूज और अब जाकर छावा। फिर कार्तिक आर्यन भी BB2, BB3, सत्य प्रेम की कथा, चंदू चैंपियन जैसी फिल्में दे चुके होते हैं। रणवीर सिंह भी सिम्बा, गली बॉय, रॉकी रानी की प्रेम कहानी जैसी फिल्में दे चुके होते हैं। शाहिद कपूर जहाँ कबीर सिंह से भौकाल काट रहे होते हैं तो बॉलीवुड के नेक्स्ट सुपरस्टार रणवीर 2019 से अब तक संजू, तू झूठी मैं, मक्कार, प्रभास, फाइनली एनिमल जैसी एक पैन इंडिया फिल्म दे ही देते हैं, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी यंग जन ऑडियंस में और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। और रणवीर से याद आया कि जहाँ रणवीर या दूसरे राइटिंग स्टार्स किसी भी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं जाने देते, वहीं ऋतिक ऐसी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज को यूं ही चले जाने देते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। SRK की स्वदेश के लिए आशुतोष गोवारिकर की फर्स्ट चॉइस SRK नहीं बल्कि ऋतिक होते हैं, बट ऋतिक फेल्ट की ही वाज़न्ट इक्विप्ड फॉर द पार्ट। SRK की ये फिल्म भले ही उस टाइम पे फ्लॉप हो जाती हो, लेकिन आज तक पब्लिक इसे SRK की वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक मानती है। इवन आज भी उन्हें जवान के लिए नेशनल अवार्ड जब मिलता है तो पब्लिक सवाल खड़े करती है और कहती है कि ये अवार्ड तो SRK को स्वदेश के लिए मिलना चाहिए था। इवन लगान में भी आशुतोष गोवारिकर आमिर को नहीं ऋतिक को लेना चाहते थे, बट इट टर्न डाउन द फिल्म। ठीक इसी तरह आमिर की दूसरी फिल्में लाइक दिल चाहता है, रंग दी बसंती का ऑफर भी ऋतिक को पहले मिला था, बट इन फिल्मों से ऋतिक ने डिनाई कर दिया। इवन 3 इडियट जैसी फिल्म को भी उन्होंने छोड़ दिया था। और हाँ, इन फिल्मों में ऋतिक को कोई साइड रोल नहीं मिला था बल्कि उन्हें लीड रोल मिला था। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। ठीक इसी तरह मैं हूं ना में फराह खान ने ऋतिक को रोल ऑफर किया था, बट उन्हें कैरेक्टर का केयर फ्री नेचर पसंद नहीं आता, इसलिए वो इस फिल्म को भी छोड़ देते हैं। बंटी और बबली के लिए भी ऋतिक फर्स्ट चॉइस होते हैं। और आपको एक और शॉकिंग बात बताऊं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जो ऋतिक के करियर की सबसे आइकॉनिक फिल्म में से एक है, ही ऑलमोस्ट रिजेक्टेड दिस फिल्म आल्सो ड्यू टू शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। इसके अलावा इंडिया के सबसे लीडिंग डायरेक्टर राजा मौलिक फिर के बाद ऋतिक की पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए उन्हें 2 बार फिल्म ऑफर करते हैं, पहले मगधीरा देन बाहुबली, लेकिन ऋतिक ने इन दोनों फिल्मों से ही डिनाई कर दिया होता है। बाहुबली को तो उन्होंने मोहनजोदारो जैसी फिल्म के लिए छोड़ दिया होता है। और अभी रिसेंट की फिल्मों की बात करें तो ब्रह्मास्त्र 2 का ऑफर भी ऋतिक के पास पहले गया था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म से साफ साफ इनकार कर दिया बिकॉज ऑफ क्रिस 4। और अभी नीतीश तिवारी के रामायण में भी ऋतिक को रोल ऑफर हुआ था। यस, ऋतिक रोशन वाज इनिशियली ऑफर्ड द रोल ऑफ रावण इन द अपकमिंग नीतीश तिवारी रामायण, बट ही अल्टीमेटली डिनाइड इट। मगर क्यों? क्योंकि ऋतिक का मानना था कि उनकी ऑडियंस उन्हें नेगेटिव शेड्स में एक्सेप्ट नहीं कर पाती, जस्ट लाइक विक्रम बेदा। तो अरे भाई, वो एक रीमेक फिल्म थी और रामायण इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है, और यही ऑफर जब यस को मिलता है तो सिर्फ उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया होता, बल्कि वो फिल्म पे अपने पैसे भी लगाते हैं एज अ को प्रोड्यूसर। इवन ऋतिक ने पिंक पैंथर 2, फास्ट एंड फ्यूरियस 7 जैसी हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स को भी ठुकरा दिया होता है। फास्ट एंड फ्यूरियस 7 के डायरेक्टर रॉब कोहेन स्पेशली चाहते थे कि ऋतिक ये फिल्म करे, लेकिन उन्होंने शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये फिल्म छोड़ दी होती। इसी बात से आपको अंदाजा लग चुका होगा कि एक फाइनेस्ट एक्टिंग रेंज, ब्रिलियंट डांसर, एक्शंस और एक सुपरस्टार का कंप्लीट पैकेज लेकर आने के बावजूद ऋतिक रोशन आज तक एक 1000 करोड़ तो छोड़ो 500 करोड़ की फिल्म क्यों नहीं दे पाए। और ऐसा कहा जाता है कि ऋतिक कई बार फिल्मों के ऑफर को बस 5 सेकंड में डिसाइड कर लेते हैं कि ये फिल्म करना है या फिर नहीं करना है। Whenever you are undecided in life, whenever you are confused in life, whenever it's a time to take a hard decision in life, take those 3 seconds. Say 1, 2, 3. That's it. You decide. लेकिन ऋतिक ने अपनी गलतियों से सीख लेते हुए आज कुछ ऐसे प्रोजेक्ट साइन करे हैं जो उन्हें फिर से बॉक्स ऑफिस का अनक्राउंड किंग बनाने वाली है। तो एक परफेक्ट हीरो का एग्जांपल सेट कर चुके ऋतिक के पास आज काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से बॉलीवुड एंड साउथ की प्रोजेक्ट्स भी शामिल है। नंबर 1, अल्फा। अब तक लोगों को स्पाई यूनिवर्स से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यार ये लोग फीमेल रॉ एजेंट्स को बिगनी में दिखाते हैं और जस्ट आई कैंडी रोल्स देते हैं। ऐसे में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आदित्य चोपड़ा डिसाइडेड टू कम अप विद द फर्स्ट फीमेल लीड स्पाई यूनिवर्स फिल्म, जिसके बारे में ऋतिक की वॉर 2 के क्लाइमेक्स में भी दिखाया जाता है, जहां बॉबी देओल एक बच्ची के हाथ पे अल्फा का लोगो बनाते हैं और कहते हैं कि अल्फा मतलब सबसे पहले सबसे तेज। फिल्म के लीड कैरेक्टर्स की बात करें तो YRF के ऑफिशियल पेज पे ही आलिया भट्ट, सरवरी वाघ का नाम दिखता है, लेकिन अगर आप विकिपीडिया चेक करोगे तो कास्ट में आपको ऋतिक रोशन एज कबीर धालीवाल भी एज अ गेस्ट दिखेंगे। मतलब इस फिल्म में कबीर का एक एक्सटेंडेड और दमदार कैमियो होने वाला है। और मेन कैरेक्टर्स में आपको विक्रांत कौल यानी कि अनिल कपूर दिखेंगे, एज वेल एज आलिया, सरवरी और बॉबी देओल भी दिखेंगे। अब देखो, आलिया ने ऑलरेडी राजी जैसी फीमेल स्पाई वाली फिल्म कर रखी है,
सो एक्सपेक्टेशंस तो रखी जा सकती है। और कहीं ना कहीं ये फिल्म वाईआरएफ के पुराने फॉर्मेट को भी ब्रेक करके अगर एक नई स्टोरी इंडिया के एक्चुअल प्रॉब्लम से इंस्पायर्ड होकर कोई कंटेंट लाती है, लाइक फैमिली मैन वगैरह, या किसी दूसरी कंट्री के भी रॉ जैसी एजेंसी के साथ मिलकर कोई ऑपरेशन करती है, तो ऑडियंस ऐसी फिल्म को क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी भाई। अब इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं शिव रावानी, जिन्होंने की रेलवे मैन, धूम 3, फैन जैसी फिल्मों में काम किया है। वैसे तो इस फिल्म की रिलीज डेट आपको 25 दिसंबर 2025 दिखेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये फिल्म 2025 के दिसंबर तक आ पाएगी, मे बी नेक्स्ट ईयर के मिड तक तो जरूर आ जाएगी। सेकंड, क्रिस फोर को अब तक की मोस्ट अवेटेड सुपर हीरो फिल्म में से एक माना जा रहा है। मतलब एक तरफ मुकेश जी किसी को शक्तिमान बनाने नहीं दे रहे, दूसरी तरफ काफी लोग क्रिस फोर बनने नहीं दे रहे। देखो इस फिल्म से नए नए चेहरे तो जुड़ रहे हैं, लेकिन पुराने भी वापस आ रहे हैं, जैसे कि प्रीति जिंटा, प्रियंका चोपड़ा, रेखा, और शायद से सलमान के दोस्त विवेक ओबरॉय या नसीर चीचा। क्योंकि कॉन्सेप्ट शायद कुछ ऐसा होगा जहाँ पे अपना क्रिस अलग अलग टाइमलाइंस में जाके सारे विलन से एक बार फिर से भिड़ेगा, कुछ स्पाइडरमैन नो वे होम जैसा, जहाँ अपना मकड़ी मानव सारे विलन्स यानी कि ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, सैंडमैन, लिजर्ड यानी इलेक्ट्रो से लड़ता है। अभी कई लोग कह रहे हैं कि कंगना तो ऋतिक के लाइफ में रियल लाइफ विलन है, तो क्या उसे इस फिल्म में लिया जाएगा या नहीं। फिल्म में कुछ नए कास्ट को भी लिया जा सकते हैं, जैसे कि बुरा फटेही, जैक्सन वांग एक्सेट्रा। और सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि क्रिस अपने पापा रोहित एंड धूप खाने वाले जादू को भी वापस लाएगा। और फिल्म में एक नया और सबसे पावरफुल विलन भी इंट्रोड्यूस होगा, जो क्रिस की वाट लगाने के लिए उसके पुराने सारे दुश्मनों का खड़ा, मेरा मतलब दुश्मनों को ला खड़ा कर देगा। फिल्म का बजट अप्रोक्स 700 करोड़ के आसपास है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिल्म की शूटिंग का प्लान 2026 तक निपटा लिया जाएगा और इसे 2027 तक लाने का प्लान है। और अगर इसे मस्त तरीके से पोर्ट्रे किया गया तो भाई ये इंडिया का पहला हाईएस्ट बजट सुपर हीरो फिल्म होगा, जो इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना झंडा गाड़ के आएगा। थर्ड, होमबाले फिल्म्स नेक्स्ट प्रोजेक्ट। देर से ही सही, लेकिन ऋतिक जैसे हीरे ने अपने लिए परफेक्ट जौहरी की तलाश कर ही ली है और उन्होंने होमबाले फिल्म वालों के साथ भी एक मूवी साइन कर रही है। अब तक तो ये रूमर जैसा ही लग रहा था, लेकिन अब महाअवतार नरसिम्हा के बाद होमबाले वालों ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया, यस वी हैव साइंड अ फिल्म विद ऋतिक। Prabhas sir, and of course we have signed with Hrithik Roshan, which is in the very preliminary stage. And we have a couple of more projects which are in a very preliminary stage. We will disclose at the right time. इस प्रोजेक्ट को एक टैगलाइन भी मिला है, as prescribed as the story of great grandeur and glory, designed to offer a truly cinematic experience where intensity meets imagination. देखो अब इस फिल्म को लेकर ऐसे भी रूमर है कि इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन भी होंगे। एंड यार होमबाले का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है यूनिक एंड इम्पैक्टफुल स्टोरीज डिलीवर करने का, फिर चाहे वो KGF हो, कांतारा हो, सालार हो, या फिर अभी आई महाअवतार नरसिम्हा। अब कुछ लोग इसे KGF या सालार यूनिवर्स से भी जोड़ के बता रहे हैं, बट ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भाई ऋतिक अपने करियर में 500 करोड़ का नहीं, सीधा 1000 करोड़ का माइलस्टोन अचीव करेंगे। आपको क्या लगता है ऋतिक एंड होमबाले का कोलैब बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा नंबर क्रिएट करेगी? इसके अलावा न्यूज ऐसे भी है कि ऋतिक ने विल स्मिथ के आई एम द लेजेंड के ऑफिशियल राइट्स भी खरीद लिए हैं अराउंड 12 करोड़ के आसपास। और भाई ये प्रोजेक्ट अभी डेवलपिंग स्टेज में है, लेकिन सवाल ये है कि रीमेक क्यों, वो भी इतने बड़े हिट फिल्म की जिसे ऑलमोस्ट काफी सारे इंडियंस ऑलरेडी देख बैठे हैं। और ऋतिक विक्रम बेदा के रीमेक करके देख ही चुके हैं कि अंजाम क्या होता है, फिर भी एक और रीमेक। भाई ये थी ऋतिक की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट। और वीडियो के एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि ऋतिक को कभी भी उनके बेस्ट परफॉर्मेंसेस के लिए वो रिकॉग्निशन मिल ही नहीं पाई जो वो डिजर्व करते हैं, जैसे कि फिल्म्स लाइक लक्ष्य, मिशन कश्मीर एक्सेट्रा। ऋतिक एक स्टार से ज्यादा सिनेमा के लिए एक पैशनेट इंसान है, जिसे कॉर्पोरेट बुकिंग जैसे घटिया टैक्टिक्स करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपनी फिल्मों को हिट कराने के लिए। और अगर बॉलीवुड ऋतिक जैसे नेपो किड्स को ला पाता है तो वी ऑलवेज वेलकम सच टैलेंटेड नेपो किड्स। भाई आज के लिए इतना ही। लेटर भाई मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।